नमस्कार बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीश भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। आज हम बात करेंगे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों जगह एक ही तरह का परिदृश्य आज देखने को मिल रहा है। तीनों जगह की घटनाक्रम के विषय में, तीनों जगह में जो चल रहा है उसके विषय में हम डिटेल में बात करेंगे। तो भारत में हम जैसा देख रहे हैं आज की जिस तरह से आरक्षण, जो SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर वाले विषय पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसमें ये कहा गया था क्रीमी लेयर वालों को SC ST आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। इस विषय पर बवाल मचा हुआ है, उसके विषय में बात करेंगे हम बाद में। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी इसी तरह से एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जिसमें कि एक अहमदिया संप्रदाय के शख्स थे जिनके ऊपर ईस निंदा कानून के तहत कार्रवाई चल रही थी। ईस निंदा का उनके ऊपर अभियोग था, उसमें वो बरी हो गए थे। 2021 से ही चल रहा था। उसमें हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बाकायदे बरी कर दिया। इस बात को लेकर पाकिस्तान की जो जनता है, जिहादी जनता कह लो या जाहिल जनता कह लो, ये पूरी तरह सड़कों पे, और ये सुप्रीम कोर्ट के जज का इस्तीफा मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं। अहमदिया को बताता चलो, अहमदिया भी मुसलमान ही होते हैं, वो भी नमाज ही पढ़ते हैं और वो भी अल्लाह को ही मानते हैं और उसी टाइप के हैं। लेकिन आपको पता है कि फिरकों में बढ़ते रहते हैं मुसलमान और एक दूसरे को गैर इस्लामिक या काफिर की संज्ञा देते रहते हैं। तो अहमदिया भी पाकिस्तान के हिसाब से एक तरह से काफिर घोषित किए हुए लोग हैं जो इस्लाम को ही मानने वाले हैं। उनमें से एक पे ईस निंदा कानून के तहत मुकदमा चला और वो सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए, तो सारे जिहादी सड़क पे आ गए और पाकिस्तान मतलब संसद के घेराव तो किया ही, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ गए, वहाँ पे इस्तीफा मांगने लगे। इसमें वहाँ की जमायत इस्लामी, जो कट्टरपंथी मुसलमानों का संगठन हर देश में होता है, भारत में भी है और बांग्लादेश में भी है। इसी जमायत इस्लामी जो बांग्लादेश वाली कट्टरपंथी है, उसी ने ही इस जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका पूरा नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। उसी तरह से पाकिस्तान में जमायत इस्लाम और जमीयत उलमाए जो इस्लाम, जमीयत उलमाए इस्लाम, ये दो लोगों ने कमान संभाली, लोगों का नेतृत्व किया। और इनमें आगे बढ़कर एक वहाँ पे है जिसको कहते हैं तहरीके तालिबान लब्बैक पाकिस्तान, वो तो उसका तो कैरेक्टर ही अलग है। उसमें एक जो मौलाना है उसने तो कहा कि भाई हम 1 करोड़ रुपए का इनाम देते हैं जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का गर्दन कलम कर देगा, फतवा निकाल दिया उनके खिलाफ। तो इस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में घटनाक्रम घटित हो रहा है। इस पे एक दोहा आपने सुना होगा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जब इस तरह की जहनियत और मानसिक मदरसों में सिखाई जाएगी तो ऐसे ही मुल्ला मौलाना पैदा होंगे और ऐसे ही वो पूरे देश में अनरेस्ट क्रिएट करेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश में किस तरह से एक 2/3 बहुमत से चुनी हुई सरकार शेख हसीना की, आवामी लीग व पार्टी की, इनको किस तरह से भागने पर मजबूर होना पड़ा, इस्तीफा दे के भागी, अपने जनता को संदेश भी नहीं दे पाई। और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के CJI को इस्तीफा देना पड़ा इन्हीं कट्टरपंथी इस्लामिस्टों के प्रेशर में। इस तरह का आतंकी परिदृश्य तब बनता है जब एक ऐसी मानसिकता किसी देश पर हावी हो जाती है जो मानवता या मानवता जैसी सोच से बहुत दूर है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हो रहा है, ये सत्ता पक्ष के खिलाफ होते होते हिंदुओं के विरुद्ध पे आ जाता है। और कोई भी हिंदू अगर इसका विरोध करता है तो इसी तरह के ईस निंदा कानून के आधार पर उसको प्रोसिक्यूट करवा दिया जाता है। आप ये समझते चलो, ईस निंदा कानून एक ऐसा हथियार है पाकिस्तान के मुल्लाओं के पास, जो अगर हिंदू या गैर इस्लामिक जो लोग हैं वो अगर किसी भी चीज़ का विरोध करते हैं, उनको वो अपनी बहन बेटी न दें या उनको ज़मीन जायदाद जो उनके मौके पे है वो कहेंगे हमें दे दो, तो उनको देना पड़ेगा। नहीं तो इसी तरह से कुरान की एक प्रति फाड़ के डाल देंगे घर के सामने और कह देंगे कि जी इस निंदा हो गई, और फिर लठ मारेंगे और उसके बाद आपको बंद भी करवा देंगे, मुकदमा भी दर्ज होगा और सज़ा भी होगी। इस तरह का वहाँ पे
इस्लामीकरण हो चुका है इन देशों का, और वहाँ पे गैर इस्लामिकों का जीना किस तरह से मुश्किल है, ये आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। और जिस देश में इस तरह से होता है उसमें कोई बचता नहीं है, वो चाहे सत्ता पक्ष हो या जुडिशरी हो। जुडिशरी को भी इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर अनरेस्ट क्रिएट होती है तो इस तरह से मास लेवल पे इसी तरह का डिस्ट्रक्शन होता है हर देश में। और हमारे देश के कुछ छोट भैये बंधु और बहुत बड़े जो आज अपोजिशन लीडर बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे हैं, श्रीमान राहुल गांधी जी, वो तक ये कहते थे, बार बार कहते आए हैं कि भारत में तो संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान को चौपट मिटा देंगे बीजेपी वाले, या वो कह रहे थे आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। मतलब दुनिया भर का इस तरह से प्रोपोगंडा फैलाते थे। सैनिकों पे प्रोपोगंडा फैलाया किस तरह से। और उसके अलावा ये विदेशों में बैठकर, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में बैठकर वहाँ पे पश्चिमी देशों से ये मांग करते थे कि आप भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करो क्योंकि वहाँ लोकतंत्र खतरे में है। यहाँ तक कि राहुल गांधी, इन्हीं राहुल गांधी जी ने ये कहा कि अगर बीजेपी 400 से ज़्यादा सीटें ले आ देगी लोकसभा में तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि इनका मानना था कि इसमें तो कुछ न कुछ गड़बड़ी करके ही 400 आएगी, जो भी है। लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट कि लोग सड़कों पे आ जाएंगे, लोग मोदी को डंडों से पीटेंगे, मतलब इस तरह से प्रोवोक करना जनता को, इस तरह से उनको सड़कों पर आने के लिए प्रेरित करना, इस तरह के नेताओं का काम होता है जो कुंठाग्रस्त हो चुके हैं क्योंकि उनको सत्ता नहीं प्राप्त हो रही है। इसी तरह का एक और छोट भैया नेता राकेश टिकैत करके है, डकैत है क्या है, वो यहाँ पे अपना किसानों का नेता, कुछ बेवकूफ़ लोग कहते हैं उसको, वो शुद्ध रूप से दलाल है। जैसे खालिस्तानी लोग अमेरिका और कनाडा वालों के पैसों पे कुत्ते टाइप में भागते हैं और भारत का विरोध करते हैं, उसी टाइप का ये भी किसान आंदोलन के समय आपको पता है किस तरह से ये पूरा नाटक फैलाया हुआ था, यूपी बॉर्डर को घेर रखा था और पूरा गंद मचा रखा था, बेल्ट निकालने की बात करता। तो वो आज कह रहा है कि ये तो 26 जनवरी 2021 को जब लाल किले वाला कांड हुआ था, आप सबको पता है, कि वो कह रहा है कि उस दिन अगर ये भीड़ संसद भवन की तरफ घूम गई होती तो ये कांड हो गया होता, उसी समय हो जाता। अब वे सारे बंद है, उन्हें भागने कहाँ से, यहाँ सारे बंद है। यही हाल यहाँ होगा, ये ढूंढे नहीं मिलने के, जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्हें बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटेगा, चूक रह गई थोड़ी, रहेगी चूक, अरे अब तैयारी है जनता की। और ये आगे कह रहा है कि हम तैयार हैं अभी भी, और मोदी सरकार को इसी तरह से हटाया जाएगा रोडों पे आके। वो कह रहा है कि लोकतंत्र रोडों पे चलता है, यही उसका गुरु है जो योगेंद्र यादव भी इसी तरह से कहता है कि लोकतंत्र तो सड़कों पर आके रक्षा की जाती है लोकतंत्र की। इस तरह के मूढ़ लोग जो इस देश में बैठे हुए हैं, ये जहरीले सांप हैं। और ऐसी भाषा बोलने के लिए राकेश टिकैत, जो कि कह रहा है कि बांग्लादेश जैसी हालत होगी भारत की, जैसे बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ है उस तरह से हम कराएंगे सत्ता पलट भारत में। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चल सकता? जो भारतीय न्याय संहिता आई है उसके आधार पर इनको बिल्कुल देशद्रोह का मुकदमा सीधा सीधा इनके ऊपर बनता है और इनको बिल्कुल प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इसमें कदम उठाए, सरकार नहीं उठाएगी तो लोगों को चाहिए, और मैं भी चूँकि अधिवक्ता हूँ, मैं भी कोशिश करूँगा इस आदमी के खिलाफ FIR दर्ज हो, क्योंकि ये इस तरह से बोल के लोगों को भड़काना और उन लोगों को सड़कों पर ले आना, ये इस देश के साथ और इस हमारे संविधान के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। और ऐसे लोगों पर अगर देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह भड़काने का मुकदमा नहीं चल सकता तो फिर किस पर चलेगा? ये टिकैत ये कह रहा है कि RG कर मेडिकल कॉलेज में जिस बहन के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, ये कह रहा है कि ये फालतू प्रोपोगेट किया जा रहा है। और ये नहीं कहेगा, ये कहेगा क्योंकि इसके गुरु, इसके मार्गदर्शक परम आदरणीय राहुल गांधी जी खुद कहते हैं कि ये डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश किया जा रहा है बंगाल के मसले को उठा के। तो भाई बंगाल के मसले को सिर्फ मीडिया या टेलीविज़न नहीं उठा रहा है, बंगाल के मसले को पूरे भारतवर्ष के डॉक्टर्स उठा रहे हैं, प्रेसिडेंट डॉक्टर ही नहीं, सीनियर डॉक्टर। और पूरा भारत परेशान है इस चीज़ से कि किस तरह से
मेडिकल में जो लोग हैं उनकी सुरक्षा की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही अभी कग्निजेंस लेके सुओ मोटो लेके इस बात की डिटेल सुनवाई की, एक समिति बनाई और कितना काम कर रहे हैं लोग। लेकिन ये दो कौड़ी के लोग मीडिया के सामने आके कुछ भी भौंक देते हैं जिससे कि ये मीडियम बने रहें। ये इनकी असलियत है कि ये आंदोलनजीवी हैं। जो आंदोलन का समर्थन कर रहा है इसको विदेशों से भी फंडिंग होती होगी, इसकी सही से जांच होनी चाहिए एनआईए से। ये एनआईए से जांच होनी चाहिए क्योंकि ये राष्ट्र के लिए खतरा है ये लोग, और ऐसे लोगों को स्थान समाज में हो ही नहीं सकता। ये जहाँ रहेंगे गंदगी फैलाएंगे। ऐसे लोगों के लिए तो योगी बाबा जैसा ही आदमी चाहिए जो इनकी गर्मी निकालता है। इनको बहुत गर्मी रहती है ना, तो वो एक बार डांटे थे तो ये रोनी जैसे मुंह, देख लीजिए वीडियो में किस तरह से मुंह बना रहा है। इसका वीडियो सुनिए। रेप और हत्या का केस तरह उनके ऊपर हो गया, लेकिन पूरे देश में हाईलाइट करना क्या सरकारों को बदनाम करने की साजिश है? भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद हैं, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद हैं, उन्हें भागने कहाँ दिया, सारे बंद है। यही हाल यहाँ होगा। ये ढूंढे नहीं मिलने के, जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्हें बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे। ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटेगा। चूक रह गई थोड़ी, रहेगी चूक। अरे इस बात पूरी अब तैयारी है, जनता की चिंता ना करो। तो क्या फिर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है? अब हो जाएगा। ये नहीं कह रहे छेंट खाने से और करोड़ दो कुछ। अच्छा, होगा जरूर। तैयार बैठे? हाँ तैयार बैठे। इस हिसाब से भारतवर्ष की स्थिति, भारतवर्ष जिस हिसाब से कोरोना काल के बाद और कोरोना के समय भी जिस तरह से अपने को मैनेज किया, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है और पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे टॉप पे डेवलप करने वाली कंट्री बन गई है। इस वजह से यूरोपीय देशों को इनको बड़ी चिंता हो रही है कि भारत कहीं सही डेवलप्ड कंट्री ना बन जाए। और अमेरिका सोचता है कि दक्षिण एशिया हमारे कब्जे में है और हम जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। उस तरह उस पर इनको थ्रेट लग रही है कि भारत अगर शक्तिशाली हो जाएगा और जिस तरह से भारत दक्षिण एशिया की यूनिटी बनाने का प्रयास कर रहा है, उस तरह से इनका प्रभाव दक्षिण एशिया से कम होता चला जाएगा। इस डर की वजह से इन्होंने रिज्यूम चेंज कराने वाले जो अपने पुराने टूल किट्स हैं उसको एक्टिवेट कर दिया है और भारतवर्ष में अनरेस्ट क्रिएट करने का ये सतत प्रयास कर रहे हैं। हमेशा इनका आप देख लीजिए, जिस तरह से सीएए में इन्होंने जिस तरह से दंगे फसाद करवाए पूरे देश में, और जिस तरह से बाद में किसान आंदोलन के नाम पे दुनिया भर की विदेशों से फंडिंग और दुनिया भर के एनजीओ खड़े हो जाते हैं इन लोगों के समर्थन में किसी भी तरह से बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब में इन्होंने सत्ता परिवर्तन करा दी नौटंकी कर करके। भारतवर्ष में भी यही इनकी योजना है। भारतवर्ष में हमें सचेत रहने की ज़रूरत है कि टिकैत और बकैत जैसे लोगों से हम बच के रहें। और राहुल गांधी या जो भी इस तरह से अनरेस्ट क्रिएट करना या सड़क पे निकलने की बात कर रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो देश के प्रति कभी भी वफादार नहीं हो सकता। वो देश का गद्दार भी कह सकते हो आप। अगर वो गद्दारी वाली भाषा बोलता है तो वो गद्दार भी है, क्योंकि विदेश की धरती पर जाकर भारतवर्ष की आलोचना करना और उसके लिए रोना गाना मचाना कि आप इंटरवीन करो, आप इलेक्शन में आके हमारी मदद करो। विदेशियों में जाके विदेश में ही इलेक्शन लड़ लो भाई। यहाँ पे अगर आपको जनता सपोर्ट नहीं कर रही है तो विदेश में जाओ ना, वहाँ लड़ो। और इस देश में तो कम से कम 10 साल बिल्कुल डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। ऐसे जितने टिकैत और डकैत लोग हैं इनको तो पीट पीट के अंदर ही करना चाहिए। ये देश के लिए न्यूसेंस हैं, ये कोई किसान नेता नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता है इस देश में तो ये मान के चलिए कि ये देश में भी इस तरह से अनरेस्ट क्रिएट करने का जिस तरह से सतत प्रयास विदेशी फंडिंग के आधार पर और देश के कुछ लोग इनके गुर्गे बन के काम कर रहे हैं, इस देश में इस तरह का माहौल क्रिएट जल्दी ही होगा अगर इसको रोका नहीं गया, अगर इसको अभी से कंट्रोल नहीं किया गया। और इस कंट्रोल करने में न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तीनों की अहम भूमिका है। और ख़ास करके बुद्धिजीवी लोग और यहाँ की जनता ये भी सुनिश्चित कर ले इनकी भी भागीदारी अति आवश्यक है। तभी इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान इन जो हल्ला मचाने वाले प्रोपोगंडिस्ट हैं, बामी, कौमी और इस्लामी लोग, इनसे तभी बच पाएगा। नहीं तो इस देश में भी वही संकट है जो पाकिस्तान में हो चुका है और जो बांग्लादेश में हो रहा है। आप देख रहे हैं। आज की वीडियो बस इतनी ही बंधुओं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।